आइए समझते हैं कि आदिवासियों को देश में किस तरह की ज़रूरतें हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए उनके अधिकारों का कहां पर वायलेशन हो रहा है इस छोटे से इंटरव्यू में। सर बताएंगे, आपने आज आदिवासियों के दूसरे पीढ़ी के अधिकारों को लेकर संबोधन किया है। यह संबोधन विशेषतः आदिवासियों को लेकर था। किस तरह की ज़रूरत है इनको संविधान में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और देश में? देखिए, एक तो जो जल ज़मीन जंगल हैं और संस्कृति और स्वयं पहचान है, ये जो 5 जो है बेसिक इंडिजिनियस राइट्स जो यूनाइटेड नेशंस कह रहा है, जो आईएलओ कन्वेंशन 169 एंड यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल 2007 में कोडिफाइड हैं, इसके आधार पर और जो मेरा अपना रिसर्च है कि आदिवासियों के लिए और क्या होना चाहिए, इसको भारत के संविधान में अमेंडमेंट करके लाने की ज़रूरत है। तभी जाके सही मायने में जल जमीन जंगल का मालिक आदिवासी बनेगा। फॉर एग्जांपल, अभी आदिवासियों के लैंड में 1000 लाख करोड़ की संपत्ति है, तो उसका कम से कम 20-25% उनको शेयर होल्डिंग राइट क्यों नहीं दिया जा सकता? पर यह करना है तो संविधान में अमेंडमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उनको सबसरफेस राइट्स नहीं देता है। यदि आदिवासियों की ग्राम सभाओं को ये राइट दे दिया जाए कि वो डिसाइड करे कि यदि कोई माइन लग रही है वो लगे या ना लगे, और अगर लगती है तो उसमें 20-25% उनको शेयर होल्डिंग राइट मिले ज़मीन की कीमत और नौकरी के अलावा, तो मैं समझता हूँ कि देश के आदिवासियों की समस्याएं जो है सॉल्व हो जाएगी। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि देश के सेंसस में जो है सारे धर्मों का जो है वो कॉलम्स है, पर ट्राइबल कोड नहीं है। तो देश के जो 12 करोड़ से ज़्यादा आदिवासी है उनको अदर रिलीजन में जो है लिखाना पड़ता है। किसी को कोया पुनेम लिखना हो, सरना लिखना हो, डॉनी पोलो लिखना हो, तो वो अदर रिलीजन में लिखते हैं। तो एक कोड बनाने में मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार को कोई बहुत बड़ी दिक्कत होनी चाहिए। तो इस तरह की जो है वो बहुत, जैसे फिर ट्राइबल लैंग्वेजेस का इशू है कि भाई 90 लाख लोग भीली बोलते हैं, 40 लाख से ज़्यादा गोंडी बोलते हैं, मुंडारी जो है हो ये जो है 20 लाख से ज़्यादा लोग बोलते हैं। तो वो भाषाएं 8वीं अनुसूची में क्यों नहीं होना चाहिए? ऐसे जो तमाम जो इश्यूज़ है जो ट्राइबल राइट्स के, उसको लेके दूसरी पीढ़ी के जो इंडिजिनस राइट्स है उनको संविधान में लाने के लिए मैंने ऑलरेडी बिल दिया है संसद को बना के। उसके लिए पॉलिटिक्स करके, इंडिजिनस राइट्स का पॉलिटिक्स करके पार्लियामेंट में जाके काम करना पड़ेगा। यही बात मैंने समझाई है। इन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं पार्लियामेंट लेवल की राजनीति में इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। एपीआई इस दिशा में काम कर रही है, उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। लेकिन आगे किस तरह से एपीआई पार्लियामेंट में इंटर करेगी, जिससे कि इन जिन राइट्सों की बात कर रही है, आदिवासियों के हो या भारत के तमाम लोगों के कल्याण के हो, इसको लेकर किस तरह की नीतियों की ज़रूरत है, किस तरह से काम करेगी आगे? देखिए, एक तो इंडिजिनस राइट्स का तो मैंने बिल ही दिया है, ये पॉलिसी डिक्लेयर्ड है। उसके अलावा ह्यूमन राइट्स के बिल दिया है, उसके अलावा इलेक्ट्रल सिस्टम के बिल दिया है, उसके अलावा रिजर्वेशन को एक्सपांड करने के बिल दिया। और एपीआई की नीति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, वो देश के हर नागरिक का उद्धार करना चाहती है, उनके अधिकार और विकास को गारंटी करना चाहती है। तो ये नीति ऑलरेडी हमारी डिक्लेयर्ड है। उसको लेकर एपीआई देश भर में जो 543 जो सीटें हैं उसमें लगभग जो है 200-250 सीटों पे अच्छी तैयारी कर रही है। उसमें 40-50 सीटों को एक ही हम प्रिपेयर करेंगे, ये हमारा प्लानिंग है। और जो पार्टीज़ इन बातों को कहीं ना कहीं एग्री करती है उनके साथ लिमिटेड अलायंस करेंगे। एपीआई के नेतृत्व में अलायंस होगा। आज की सभा में एक विधायक जी आए थे, उन्होंने यहाँ पे लैंड की बात की। कुछ दलित कम्युनिटी के, खास करके शेड्यूल कास्ट के कम्युनिटी को लैंड यहाँ पे आवंटन किया जा रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि आदिवासी हज़ारों सालों से जंगलों में निवास कर रहा है, लेकिन अभी भी उन्हें जो है उसका मालिकाना अधिकार नहीं मिला है। अभी भी उन्हें जो वनाधिकार कानून के तहत पट्टे देने की प्रक्रिया वो कंप्लीट नहीं दिख रही है देश में। इसको लेकर क्या आपकी रणनीति रहेगी और किस तरह से काम करेंगे आप? देखिए, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में 2006 के तहत तो ये प्रोविजन है कि 10 एकड़ ज़मीन, जो भी ट्राइबल्स के पास ज़मीन नहीं है और वो फॉरेस्ट में निवासी है 3 पीढ़ी के पहले से, तो बाकी लोगों के लिए, लेकिन आदिवासियों के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, उनको वो लैंड मिलना चाहिए। और वैसे ही ग्राम सभा ने रिजोल्यूशन को पास कर जो है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और कलेक्टर है उनको देना चाहिए, और वो अलॉटमेंट होता है। अगर वो अलॉटमेंट नहीं होता है तो फिर जो है स्टेट गवर्नमेंट को, गवर्नर को पिटीशन किया जा सकता है। ज़रूरत हो तो हाई कोर्ट में भी पिटीशंस की जा सकती है। जहाँ जहाँ एपीआई के मौजूदगी है वहाँ वहाँ हम लोगों को गाइड करते हैं, और उन राज्यों में इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। जहाँ एपीआई नहीं है वहाँ इन चीज़ों को आदिवासियों को समझाने के लिए कोई पार्टी नहीं है, इसलिए वहाँ पर डिले हो रहा है। हमने देखा है कि आदिवासियों की संस्कृति और सभ्यता पर बहुत बड़ा व्याख्यान होता है, सारी चीज़ें होती है, लेकिन आज कहीं ना कहीं उनकी संस्कृति और सभ्यता को बड़ा खतरा भी दिखाई दे रहा है देश में। एक नेशनल लेवल की पार्टियां उनकी संस्कृति को लेकर विशेषतः जो है काम नहीं कर पा रही है, उनकी संस्कृति को ख़त्म करने का काम कर रही है। इसी दिशा में कैसे आप आदिवासियों की संस्कृति और सभ्यता को आगे बचाने के लिए अभियान चलाएँगे? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि ट्राइबल कल्चर ही भारत के पहले गोंडवाना था।
ये 50,000 साल से ये सभ्यता और सिविलाइजेशन है। तो इस बात को तो पहले देश में बोलने की ज़रूरत है। और वो सभ्यता आज भी काफ़ी बड़े पैमाने पर आदिवासियों में मौजूद है। आप जंगलों में चले जाइए, आपको ये दिखेगा कि आदिवासी आज भी प्रकृति के साथ कितनी सहजता से, मानवता से जो है वो जीता है। और उसका जो अपनी लैंग्वेजेस है वो संस्कृत से भी पुरानी है, जिसको प्रोटो द्रविडियन लैंग्वेजेस बोलते हैं। जैसे मान लीजिए गोंडी है, प्रोटो द्रविडियन लैंग्वेज है। वो द्रविडियन लैंग्वेजेस के पहले, तब द्रविडियन यानी तेलुगु द्रविडियन है, मान लीजिए आपकी तमिल द्रविडियन है, उसके पहले की लैंग्वेज गोंडी है। जैसे मुंडारी भाषा है, ये संस्कृत के पहले की भाषाएं हैं। तो ये जो तमाम भाषाएं हैं और ये जो जीवन शैली है जो आपको दिखेगा जंगलों के अंदर में, और ये एंशंट हिस्ट्री कल्चर जो है, इसको बोलने की ज़रूरत है इंडिया में। और फिर इसके लिए प्रोटेक्टिव लॉज बनाने पड़ेंगे। तो वो तो मेरे बिल का पार्ट है, वो ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है। राजनीति तो सभी दल करते हैं, कई दलों में नेता है वो भी राजनीति के तौर पर ही कई कार्यक्रमों में इन्वॉल्वमेंट होते हैं, लेकिन आप एपीआई को डिफरेंट पार्टी बताते हैं और आपका जो काम करने का तरीका है वो डिफरेंट बताते हैं, अनुपम बताते हैं। किस तरह का अनुपम है आप बताएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, एक तो एपीआई एकमात्र ऐसी पार्टी है पूरे देश की जिसने पूरे देश को, इंडिया को ग्रेट गोंडवाना बनाने की पॉलिसीज़ को डिक्लेयर किया है। जिस ग्रैंड गोंडवाना में बगैर किसी के साथ भेदभाव के हर गोंडवाना वासी यानी इंडियन का जो है वो राइट्स और डेवलपमेंट कैसे हो सकता है। जैसे मैं कल ही छत्तीसगढ़ में ये कहा, जो उस पर मैंने अभी रिसर्च कर लिया है और जिसके कैलकुलेशन करके जिस नीति को मैं डिक्लेयर करने वाला हूँ, कि देश के अंदर गरीबी होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। हमारे देश में ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जिसमें हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है और हमारे देश में लोग गरीब रहें। लेकिन अभी मैं ये पॉलिसी बना रहा हूँ और इसको डिक्लेयर करूँगा 2024 की लोकसभा में, कि भारत के हर परिवार को, जो 28 करोड़ परिवार है, उसमें प्रायोरिटी में जो अमीर परिवारों को छोड़ के जो गरीब है और जो लोअर मिडिल क्लास है और मिडिल क्लास है, उनको मिडिल रूप से रिच बनाने की पॉलिसी जो है वो बनाई जा सकती है। और इतना रिसोर्सेस इंडिया के अंदर में है। जब इतना रिसोर्सेज जो है, चाहे नेचुरल रिसोर्सेज हो, चाहे फिनेंशियल जो है आपके रिसोर्सेज हो, वो जब हमारे देश में है, तो आज तक के देश में गरीबी क्यों है और हम लोग अमीर क्यों नहीं है? दूसरी बात, एक पीढ़ी के अंदर हम अमेरिका चाइना के बराबर आ सकते हैं। उसके लिए आपको विशेष पॉलिसी जो है वो साइंस एंड नॉलेज के आधार पे, साइंस टेक्नोलॉजी के आधार पे और बगैर किसी के साथ भेदभाव किए मानवता के आधार पे यदि की जाए, और जहाँ जिसको जो स्पेसिफिक ज़रूरत हो, स्पेशल पॉलिसीज़ भी हो, रिजर्वेशन और अफर्मेटिव एक्शंस की, तो मुझे लगता है एक पीढ़ी के अंदर हम अमेरिका चाइना के बराबर आ सकते हैं। एनडीए गवर्नमेंट इस समय सत्ता में है, उसका अल्टरनेटिव कहीं देश में दिखाई नहीं दे रहा है। आप चूंकि बार बार कहते हैं कि अल्टरनेटिव पार्टी हम एपीआई को बनाएंगे, इसको लेकर क्या विज़न है? देखिए, अभी तो हम पॉलिटिक्स को फास्ट कर रहे हैं और अपनी बात को पूरे देश में बोल रहे हैं और एपीआई का पार्टी ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं। जिनको इलेक्शन लड़ना है लोकसभा और विधानसभा का, वो कैंडिडेट्स भी हो रहे हैं। तो पहले तो एपीआई का स्ट्रेंथ खुद का बढ़ना चाहिए। दूसरी बात जो है, मेरी कई पार्टियों से बातचीत हो रही है, कई पार्टी के लोग एपीआई के साथ अलायंस चाहते हैं देश के अंदर। कम से कम आज की तारीख में 20-25 ऐसी पार्टीज़ है जो ये सोच रही है कि हमको एपीआई के साथ अलायंस करना चाहिए। तो यदि वो कॉस्मो ह्यूमैनिज्म की जो पॉलिसीज़ है, जिसको हमने डिक्लेयर किया है, जो मेरा संशोधन के आधार पे, साइंस और नॉलेज के आधार पे और सॉल्यूशंस के आधार पे है, मेनी लॉज एंड मल्टीपल सॉल्यूशंस के आधार पे, उसको मिनिमम रूप पे अगर वो एग्री कर जाती है और उनकी पॉलिसी कोई बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, तो बड़ी आसानी से अलायंस हो सकता है। और मैं समझता हूँ एपीआई के लीडरशिप में अगर ये अलायंस होगा तो बीजेपी को जो एनडीए है उसको धीरे धीरे अल्टरनेटिव निर्माण होगा, क्योंकि यूपीए तो इसको अल्टरनेटिव नहीं दे सकता, क्योंकि यूपीए को पॉलिसी का अभाव है, विजन का अभाव है। बाकी मैं उनके विषय में ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व में जो यूपीए है उनको पॉलिसीज़ और विजन का अभाव है। देखिए, आप वो मिलिटेंट हिंदुत्व की बात करते हैं, आप अगर सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करो, यार ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी के विषय में मैं कह रहा हूँ, तो फ़र्क क्या रह जाएगा? भाई, आपको तो साइंस की बात आप क्यों नहीं कर रहे, आप मानवता की बात क्यों नहीं कर रहे? भाई, आप आदिवासियों के विषय में हमने ये दे दिया वो दे दिया कहते हैं, आप उनको मिनरल राइट देने की बात क्यों नहीं कहते? आप ये क्यों नहीं कहते कि भाई इंडिया, भारत ने ये गोंडवाना था? तो ये जो बड़ी वास्ट पॉलिसीज़ और विजन है, ये कांग्रेस में एब्सेंट है। और मुझे लगता है कि रीजनल पार्टीज़ है तो रीजनल पार्टीज़ का तो पहली प्राथमिकता उनका स्टेट होता है, तो नेशनल और इंटरनेशनल विजन का अभाव है यूपीए के अंदर। और एनडीए तो बुद्धू पार्टी है, क्योंकि बीजेपी को अकल नहीं है। मेरा तो क्लियर मानना है कि ये बुद्धू लोगों की पार्टी है, भले सत्ता में आ गई है। तो एपीआई के नेतृत्व में जो अगर अलायंस अच्छे से बिल्डअप होता है, जिसका हम भी प्रयास कर रहे हैं, तो धीरे धीरे क्यों ना हो एक नेशनल अल्टरनेटिव बनेगा। बीजेपी के जो एंटी डेवलपमेंट पॉलिसी को लेकर और जो बीजेपी के द्वारा जिस तरह से कम्युनल पॉलिटिक्स की जा रही है, इसको लेकर तेलंगाना के सीएम काफ़ी मुखर है और अपने तेलंगाना के सीएम से कहा है कि उन्हें उद्धव से मिलने की ज़रूरत नहीं है, मुझसे मिलने की। ये किस संदर्भ में आपने कहा? नहीं, वो उद्धव ठाकरे जी से मिलते हैं तो वो पॉलिटिकल इशू है,
तो वो तो वोट की राजनीति है, तो वोट की राजनीति तो एपीआई के साथ भी हो सकती है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात जो केसीआर ने की है, तो वो फेडरलिज्म को लेकर प्रमुखता से उन्होंने की, संघीय प्रणाली को लेकर। तो मैं केसीआर जी से कह रहा हूँ कि भाई आपके जो भी कंसर्न्स है उसको लिस्ट आउट कीजिए, उसको पब्लिक कीजिए। मेरे जैसे जो लीडर है जो इसको बहुत ज़्यादा जानता है, क्योंकि मैंने 16 बिल ऑलरेडी दिए बना के, और दुनिया के जो है वो 200 देशों में तमाम लगभग मेजर कॉन्स्टिट्यूशंस का मैंने अध्ययन किया है। इंटरनेशनल लॉ का बड़ा गहन अध्ययन है, ह्यूमन राइट्स का बड़ा गहन अध्ययन है, तो और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऊपर तो बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन है। तो इसको नए संविधान बनाए बगैर अगर ये अमेंडमेंट होकर सुधार हो सकता है तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। तो मैं केसीआर जी की लिस्ट चाह रहा हूँ, केवल बोलने से काम नहीं होगा। अगर वो सीरियस है तो अपनी लिस्ट दे, उस लिस्ट को मैं वेरीफाई करता हूँ, वो अमेंडमेंट के थ्रू किया जा सकता है क्या, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और उसमें जो मेरा विजन है कि भाई इंडिजिनियस राइट्स आना चाहिए, ह्यूमन राइट्स आना चाहिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होना चाहिए, जुडिशियल रिफॉर्म्स होना चाहिए, पार्लियामेंट्री रूल्स और असेंबली के रूल्स को जो है वो चेंज करने की ज़रूरत है। तो ये केसीआर जी के एजेंडे में आज तक तो मुझे सुनने को नहीं मिला। तो इसलिए मैंने केसीआर जी से कहा कि भाई उद्धव ठाकरे जी से आप मिल रहे, तो केवल पॉलिटिकल वोट की राजनीति से तो ये काम ठीक है, उसकी भी ज़रूरत है, लेकिन आपको अगर कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर में अगर सही में कोई सुधार की ज़रूरत है तो फिर एपीआई के बगैर तो वो रास्ता आपको कोई नहीं बता पाएगा। और पॉलिटिक्स में तो हम भी है देश के अंदर में। तो ये थे एपीआई के नेशनल प्रेसिडेंट धीमान विजय मानकर, जिन्होंने आज अभी थोड़ी देर पहले ही आदिलाबाद शहर में एक विशाल आदिवासियों के अधिकारों को लेकर आयोजित जनसभा को संबोधित किया। उनका कहना है कि देश में नीतियों की राजनीति की ज़रूरत है और नीतियों की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए देश में एनडीए और यूपीए जैसे पार्टियों के अगेंस्ट में अल्टरनेटिव पार्टियों का एक सिनारियो तैयार करने के लिए वे निरंतर काम करते रहेंगे और इसी को लेकर वे देश भर में लगातार काम कर रहे हैं।